हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के स्विंग प्राइस मैकेनिज्म के बारे में, जिसको कि 1 मार्च 2022 से इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन सेबी ने अब इसको 1 मई 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ये स्विंग प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है और इसको इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई स्विंग प्राइसिंग क्या होती है, तो स्विंग प्राइसिंग एक एडजस्टमेंट होती है जो कि म्यूचुअल फंड की जो नेट असेट वैल्यू यानी कि एनएवी होती है उसमें की जाती है एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के केसेस में। तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, जैसे कि कोई लिक्विडिटी क्रंच आ गया या कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया जैसे कि कोविड या कोई वॉर टाइम सिचुएशन हो गई, और उसके रिएक्शन में जो डेट फंड के लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी रिडम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस को और वो बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा वापस करो। तो जब भी ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, उनके पास रिडम्पशन रिक्वेस्ट आई है तो उनको अपनी जो सिक्योरिटीज हैं जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको बेचना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भी गुड क्वालिटी लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं वो सबसे पहले बिक जाती हैं। और इसमें भी हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान हो, सस्ते में बेचना पड़े, बट ज्यादातर जो अच्छी क्वालिटी के जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो शुरू शुरू में बिक जाती हैं और उसका जो भी पैसा होता है वो लार्ज इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। और जो इन्वेस्टर्स बच जाते हैं ज्यादातर वो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट थोड़ा लेट करते हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या होता है कि सिर्फ इलिक्विड सिक्योरिटीज बच जाती हैं जिसमें कि डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने का चांस होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेबी ने मैंडेटरी किया था कि भाई अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बहुत सारी रिडम्पशन रिक्वेस्ट आती हैं तो जो भी एनएवी चल रही है म्यूचुअल फंड की उसको 1 से 2% तक नीचे किया जा सकता है। इस चीज को हम अभी एक एग्जांपल से बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो अब अगर हम एक इलस्ट्रेशन देखें इस केस से रिलेटेड, मान लो कि एक एचडीएफसी एएमसी या कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है, उनका एक डेट फंड है। उन्होंने एक डेट फंड निकाला, उसमें जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए राकेश झुनझुनवाला जी ने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, राधा किशन दमानी जी हैं उन्होंने भी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, इसके अलावा 50 छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने ऑन एन एवरेज 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ रुपए टोटल हो गया। तो टोटल जो फंड हाउस है उसके पास 5 करोड़ रुपए आ गया। अभी मैं चार्जेस और उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इसको बहुत ही सिंपल रख रहा हूं। तो फंड हाउस के पास जब 5 करोड़ आएगा, ये डेट फंड है तो वो देखेंगे कि किस किस को डेट की जरूरत है। तो मान लो एचडीएफसी लिमिटेड को 1 करोड़ की जरूरत थी, वो 1 करोड़ उसको दे देंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ की जरूरत थी, उसको दे देंगे। इस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा टीसीएस को भी 1 करोड़ की मान लो जरूरत है, तो उनको इंटरेस्ट पे ये पैसा दे दिया जाएगा। ये तो हो गए अच्छे फंड। इसके अलावा हो सकता है कि आईएलएफएस या वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज को भी कुछ कुछ पैसा चाहिए हो, वो इंटरेस्ट ज्यादा दे सकते हैं, तो उनको भी ये पैसा दे दिया जाएगा जो भी डेट फंड के थ्रू जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो रिसीव करेगा। अब मान लो कि कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आ गई, कोविड हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जिसमें कि लोगों को डर है कि इसमें बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो सकता है। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी या राधा किशन दमानी जी, उनको ये चीजें पहले पता लग जाती हैं। वो क्या करेंगी, एचडीएफसी एएमसी या म्यूचुअल फंड हाउस के पास पहुंचेंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा 4 करोड़ रुपया आप वापस करो। तो अब जब इनके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो मार्केट में बेचने जाएंगे अपनी सिक्योरिटीज को, क्योंकि उनको वापस करना है पैसा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ज्यादातर जो अच्छी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि इस केस में हम एचडीएफसी, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीसीएस माने, तो ये पैसा हो जाएगा रिडीम। तो ये जब पैसा रिडीम हो जाएगा तो 4 करोड़ मिल जाएगा, वापस कर देंगे राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी को। अब बाद में जब तक रिटेल इन्वेस्टर जागेंगे कि भैया हमारा भी तो 1 करोड़ रुपए पड़ा है, तो उस टाइम पे उनको पता लगेगा कि उनका 1 करोड़ तो आईएलएफएस और वोडाफोन आइडिया वाला है। जब ये रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे, तो जब म्यूचुअल फंड हाउसेस मान लो इसको बेचना चाहता है तो पता लगता है कि ये तो डिफॉल्ट कर गए, ये तो पैसा दे ही नहीं पा रहे और मार्केट में इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं खरीद रहा, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको पूरा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको तो अपना पैसा पूरा मिल गया, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको सारा नुकसान झेलना पड़ गया। तो इस केस में सेबी क्या कर रहा है,
सेबी क्या कर रहा है कि अगर कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आती हैं, मान लो कोविड हुआ, वॉर हुआ या कोई ऐसी सिचुएशन है जबकि बहुत बड़े डिफॉल्ट की चांसेस हैं, उस टाइम पे जब राकेश झुनझुनवाला और राकेश राधा किशन दमानी जी पहुंचेंगे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कि भाई आप हमारे 4 करोड़ रुपए दो, तो म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक लिबर्टी होगी कि वो स्विंग प्राइस मैकेनिज्म लगा सकता है। और उसके चलते ये क्या करेगा, इनको लगेगा कि भाई ये 1 करोड़ रुपए तो डिफॉल्ट हो सकता है। तो उस केस में ये क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई टोटल 5 करोड़ है जिसमें से कि 1 करोड़ डिफॉल्ट हो सकता है, यानी कि सिर्फ 80% ही हमारा पैसा रिकवर हो सकता है। तो इस केस में वो जो 4 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट आएगी उसका सिर्फ 80% ही उनको देंगे। तो यानी कि 4 करोड़ के बदले 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिया जाएगा, जो ये 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो सकता है इसको एनएवी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर शुरू शुरू में रिडीम नहीं कर पाए, वो जब बाद में रिडीम करना चाहेंगे 1 करोड़ रुपए को, तो मिनिमम 80 लाख जो कि बच गया है, क्योंकि 3 करोड़ 20 लाख ही दिया गया है बड़े इन्वेस्टर को, तो 80 लाख रुपए तो इनको पक्का मिल जाएगा, जो कि अच्छी क्वालिटी की सिक्योरिटीज हैं। तो इनको भी उतना मिलेगा जितना राकेश झुनझुनवाला या राधा किशन दमानी जी को मिला है, यानी कि 80%। और इनके लिए रुकने का ये फायदा हो सकता है कि कल को अगर आईएलएफएस और वोडाफोन आइडिया से भी कुछ रिकवरी हो जाती है तो वो फर्दर इनको मिल जाएगी। तो यानी कि स्विंग प्राइस मैकेनिज्म को अप्लाई करने से जो रिटेन्ड इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर शुरू शुरू में रिडीम नहीं करते, उनको फायदा हो सकता है, इसलिए इसको सेबी द्वारा मैंडेट किया जा रहा है। और अब अगर हम स्विंग प्राइस मैकेनिज्म की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो सेबी ने सितंबर 2021 में स्विंग प्राइस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया था फॉर ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड स्कीम। ये सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि ओपन एंडेड होती है, यानी कि जिसमें से कभी भी पैसा रिडीम किया जा सकता है, सिर्फ उसके लिए किया गया था, ताकि जो लार्ज इन्वेस्टर हैं, कभी भी कोई बड़ा इवेंट हो तो उस टाइम पे बड़े बड़े रिडम्पशन करने से उनको डिस्करेज किया जा सके। जो इसकी बिगिनिंग की गई है, ये सिर्फ नेट आउटफ्लो, यानी कि जब भी पैसा रिडीम किया जाएगा तो उस टाइम पे ये स्विंग प्राइस फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, यानी कि सभी केसेस में नहीं होगा, सिर्फ नेट आउटफ्लोज के केस में अभी अप्लाई होगा टू बिगिन विद। और ये एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क प्लान किया था सेबी ने, जिसमें कि अगर नॉर्मल टाइम है, मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस के कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो कि डिफॉल्ट कर सकती हैं, तो नॉर्मल टाइम में मतलब कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ है तब भी पार्शियल स्विंग मैकेनिज्म अप्लाई किया जा सकता है। और अगर कोई डिसलोकेशन टाइम्स आ गए, यानी कि बड़ा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, कोई कोविड आ गया, कोई वॉर टाइम सिचुएशन हो गई, तो एक मैंडेटरी फुल स्विंग जो मैकेनिज्म है उसको अप्लाई किया जाएगा। हालांकि सेबी के सर्कुलर ने साफ साफ बोला है कि जो रिटेल शेयर होल्डर 2 लाख रुपए तक का पैसा निकालते हैं, उनके लिए ये जो एडजस्टेड एनएवी है, यानी कि डिस्काउंटेड एनएवी होगी, वो अप्लाई नहीं होगी, उनको नॉर्मल एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा, चाहे वो नॉर्मल टाइम हो या मार्केट डिसलोकेशन हो, ताकि उनको बचाया जा सके, वो अनअफेक्टेड रहे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर। इसका ज्यादातर जो प्लान है वो ये है कि जो लार्ज इन्वेस्टर हैं वो बड़ी बड़ी रिडम्पशन जब करते हैं तो उसको डिस्करेज किया जा सके, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इससे नुकसान ना हो, इसके लिए ये 2 लाख रुपए का प्रोविजन रखा गया है। और ओवरऑल ये डेटरेंट की तरह काम करेगा जो लार्ज साइज रिडम्पशन होती है इन्वेस्टर्स के द्वारा। और अब अगर बात की जाए कि भाई नॉर्मल टाइम्स, यानी कि कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, तब ये कैसे अप्लाई होगा, तो जो इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी स्विंग प्राइसिंग की नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, ये जो असेट मैनेजर हैं उनके लिए ऑप्शनल होगी, यानी कि मैंडेटरी नहीं होगा उनको एनएवी एडजस्ट करना, उनकी मर्जी है वो करना चाहें या नहीं। हालांकि जो भी इसका पैरामीटर होंगे कि भाई कब कब ये स्विंग प्राइसिंग एप्लीकेबल हो सकती है, ये उनको जो भी उनका एसआईडी यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें बिफोर हैंड बताना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर को, ताकि वो अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर को पता हो कि भाई ये कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए जो डिटेल्स, जैसे कि थ्रेशोल्ड फॉर ट्रिगरिंग की स्विंग प्राइस कब ट्रिगर होगा, क्या इसकी रेंज होगी, और जो ब्रॉड पैरामीटर हैं, ये प्रेस्क्राइब किए जाएंगे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी कि एमफी के द्वारा। हालांकि एमफी जो प्रेस्क्राइब करेगा, उसके अलावा जो एएमसीज हैं वो अपना क्राइटेरिया भी लेकर के आ सकती हैं। और अब अगर बात की जाए स्ट्रेस टाइम्स की, यानी कि जब कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, कोविड, वॉर या बहुत सारे डिफॉल्ट हो जाते हैं, तब ये मैंडेटरी होगा स्विंग प्राइस मैकेनिज्म। तो इसकी जो गाइडलाइंस है वो सेबी ने बोला है कि भाई एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है वो डेवलप करेगा।
और इस ये जो अप्लाई किया जाएगा स्विंग प्राइस मैकेनिज्म, ये सिर्फ ओपन एंडेड डेट स्कीम्स में किया जाएगा, यानी कि इक्विटी स्कीम्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सिर्फ ओपन एंडेड डेट स्कीम्स होंगी, और वो भी जो हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं सेबी के रिस्कोमीटर के हिसाब से। और इसमें से जो ओवरनाइट गिल्ट और 10 ईयर का जो मेच्योरिटी गिल्ट फंड्स हैं, इसको इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा, यानी कि इस पे अप्लाई नहीं होगा। और सेबी सर्कुलर में बताया गया है कि भाई जो मिनिमम स्विंग प्राइसिंग है इन केस ऑफ डेट फंड्स, वो प्री डिटरमाइंड रिस्क क्राइटेरिया के बेसिस पे होगी, यानी कि जो ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क होता है किसी भी डेट फंड में, उसके बेसिस पे सेबी ने सजेस्ट किए हैं 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जिसमें से कि 3 तो ऑप्शनल हैं, लेकिन 6 ऐसे स्विंग फैक्टर रेंजेस हैं जिसमें कि 1 से 2% तक मैंडेटरी जो फंड हाउसेज हैं उनको अपनी एनएवी को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब स्विंग फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, तो जो भी ट्रेड होगा वो एडजस्टेड एनएवी पे होगा, जो कि मेन जो जनरल एनएवी चल रही है उससे 1 से 2% कम हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे क्या-क्या प्रॉब्लम एड्रेस की जा सकती हैं, तो सबसे पहले तो जब भी लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है टेम्परली, या कोई सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होने लगते हैं, तो स्विंग प्राइसिंग यूज की जा सकती है। ये एक एग्जिट लोड की तरह काम करेगी, जहां पे जो लार्ज विड्रॉल होते हैं मार्केट डिसलोकेशन या लिक्विडिटी इश्यूज के टाइम पे, उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जा सके। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसको अडॉप्ट क्यों किया जा रहा है, अभी तक अगर ये नहीं था तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत है, तो उसका रीजन है कि 2018 के बाद आपने देखा होगा कि डेट फंड क्राइसिस चल रहा है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, जैसे कि आईएलएफएस से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट से डीएचएफएल, रिलायंस कैपिटल, इन्होंने अपने जो डेट ऑब्लिगेशन है उस पर डिफॉल्ट किया था, और जो डेट म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इसके अलावा आपको 2020 का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एपिसोड ध्यान होगा, जिसमें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने सडनली जो 6 स्कीम्स हैं, डेट स्कीम्स, उसको वाइंड अप कर दिया था, यानी कि उसमें से पैसा निकालना बंद कर दिया था। और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी सेबी के द्वारा, तो उनको पता लगा कि जब ये इसमें वाइंड अप की गई थी ये स्कीम, इससे जस्ट पहले बहुत बड़ी रिडम्पशन की गई थी इनसाइडर्स के द्वारा। तो टिपिकली जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में राकेश झुनझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी, ये इनको थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये एक्ट कर लेते हैं अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है, डिस्ट्रेस टाइम आने वाला है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पीछे रह जाते हैं, और उनके पास रह जाती हैं सिर्फ इलिक्विड सिक्योरिटीज, यानी कि जहां पे डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो इसका पर्पस है, ताकि ये रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो डेट फंड की पॉपुलैरिटी कम हुई है उसको भी बढ़ाया जा सके। लोगों को पता होगा कि भाई अगर कल को डिफॉल्ट भी होने लगे तो हमें भी उतना ही नुकसान होगा जितना बड़े शेयर होल्डर को होगा, ना कि हमें ही सारी जो डिफॉल्ट असेट्स हैं वो मिल जाएंगी और बड़े शेयर होल्डर पहले ही भाग जाएंगे। तो इन सब की वजह से इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कल, यानी कि 25 फरवरी को, जो सेबी है उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो स्विंग प्राइस मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेशन की डेडलाइन है उसको 1 मई तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इससे पहले इसको 1 मार्च को इंप्लीमेंट होना था, लेकिन अब इसको 2 महीने तक एक्सटेंड किया जा रहा है। और ये एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है? ये एक्सटेंड किया जा रहा है एमफी की रिक्वेस्ट के द्वारा। एमफी ने इनको बोला है कि भाई आप हमें 2 महीने का और टाइम दो, तो उसके बेसिस पे इसको 2 महीने तक और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब ये जो रूल्स हैं ये 1 मई से अप्लाई होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।